प्रथम आईएएस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने प्लेटफॉर्म प्रथम आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रथम आईएएस की यूट्यूब पर पहली क्लास है, जिसमें परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ बेहतरीन कंटेंट की या करंट अफेयर्स की क्लास प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे अपलोड कर दी जाएगी। आइए एक नई आशा के साथ आज के टॉपिक क्रैक करंट अफेयर सीरीज की पहली एपिसोड की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किए गए समूहों को किस शब्द से संबोधित किया है? अर्थव्यवस्था की रीढ़, भविष्य की निर्माता, विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ, राष्ट्र के रक्षक। जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 2022 को भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाया। इसे अमृत महोत्सव के रूप में जाना गया। अगले 25 वर्ष की अवधि जब भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात 2047 में मनाएगा, इस समय अवधि को 25 वर्ष की अवधि को अमृत काल के नाम से संबोधित किया गया है। इस अमृत काल में भारत देश को विकासशील से विकसित देश की ओर ले जाने में जिस समूह का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा, उसे विकसित भारत का 4 स्तंभ के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने उसे विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ के रूप में संबोधित किया है। इसमें शामिल हैं युवा, महिलाएं, किसान व निम्न आय वर्ग के लोग। इसका आंसर सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा 13 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? यह एक वायु लॉन्च ग्लाइड बम है। इसे सुखोई के माध्यम से एस-30 MKI एक फाइटर जेट है के माध्यम से उड़ीसा के चांदीपुर में व्हीलर द्वीप, जिसे अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, पर परीक्षण किया गया इसका। यह 110 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जीपीएस व आईएनएस का प्रयोग, ये नेविगेशन प्रणाली का उपयोग कर बेहतर तरीके से लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। यह रडार से भी बचने में सक्षम है। 1000 केजी तक वजन ले जाने में सक्षम है। इसका विकास रिसर्च सेंटर, ये आपको नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई एग्जाम के लिए, इमारत हैदराबाद ने किया है। इसकी स्थापना 1985 में डीआरडीएल द्वारा हुई थी, जहां पर परीक्षण किया जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये गौरव कपिक है। इसे मिसाइल से कंपेयर करने का बिल्कुल भी सोचिएगा मत। ये एक बम है जिसे सुखोई के माध्यम से इसका परीक्षण किया गया है। इसमें आईएनएस एंड जीपीएस का प्रयोग हुआ है। इसमें अडानी डिफेंस और भारत फोर्स कंपनी का भी योगदान रहा है। अब हम सुखोई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो नाम है, या ध्यान दीजिएगा, सुखोई 30 MKI है। या रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से निर्मित लंबी दूरी की एक फाइटर जेट है। यह एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, जिसे में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। अब तो थोड़ा समझ लेते हैं वर्क कैसे करता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टारगेट है, इसके ऊपर टारगेट को 100 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए इसके ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई पहले से टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। इसको बस फ्लाइट्स के माध्यम से, सुखोई के माध्यम से इसको ऊपर से ले जाकर इसको छोड़ दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक जीपीएस व आईएनएस का प्रयोग कर सटीकता से खुद मार्गदर्शित होता है और ये लक्ष्य को भेज सकता है। अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो थोड़ा हम डीआरडीओ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आप इसमें थोड़ा लोग दिल्ली और न्यू दिल्ली में कंफ्यूज जाते हैं। दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत जी हैं। ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। वर्तमान में आपको पता है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन, भारत और रूस डायनेमिक रेफरेंस रेट क्यों विचार कर रहे हैं? डायनेमिक रेफरेंस रेट क्या होता है?
ऋणों के लिए एक निश्चित ब्याज दर निर्धारित करता है, वास्तविक समय के बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित होता है, विदेशी मुद्रा दरें निर्धारित करता है, कर दरों की गणना करता है। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में बताते जाइएगा। जैसे कि आपको पता है, रसिया और यूक्रेन के मध्य काफी समय से युद्ध चल रहा है, जिसके चलते यूएसए द्वारा रसिया पर बार-बार प्रतिबंध आरोपित कर दिए जाते हैं और भारत व रसिया के मध्य व्यापार करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए डीआरआर पर विचार किया जा रहा है, जिसमें भारतीय रुपीस और रूस का रूबल, ये रूबल का लोगो है, में व्यापार किया जाएगा। इससे क्या होगा, यूएसए का प्रभाव कम रहेगा और अनिश्चितकालीन जो वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उससे उबरने में भी मदद मिलेगी और अपने स्थानीय रुपयों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए इसका परिभाषा भी हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। डायनेमिक रेफरेंस रेट, जिस पर भारत और रूस विचार कर रहे हैं, वास्तविक समय की बाजार स्थितियों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यह ऋण और डेरिवेटिव जैसे विभिन्न वित्तीय उत्पादों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा। निश्चित दरों के विपरीत डीआरआर को पारदर्शिता बढ़ाने और केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित दरों को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन में सब इसका सार है, आप इसको पूरा ध्यान से लिख लीजिएगा। जो अस्थिर समय के दौरान बाजारों को स्थिर करने में मदद कर सकता है। डीआरआर का उपयोग बढ़ रहा है, खासकर उभरते बाजारों में, क्योंकि डिजिटल वित्त लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हम थोड़ा रशिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। राजधानी मॉस्को देश का सबसे बड़ा नगर है। राजधानी इसकी आपको याद रखिएगा मॉस्को है। इसे 11 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। रूस का रूबल आपको पता ही है, बता दिया अभी रूबल, और ये रूबल का लोगो है। इसके एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है और यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर आपको पता ही होगा कि यूरेशिया कहा जाता है। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस है, जो काकेशस पर्वत का भाग है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। साइबेरिया में गर्मी में वर्षा होती है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आमूर नदी रूस व चीन की सीमा बनाती है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर इसके एशिया और यूरोप के हिस्सों को विभाजित करते हैं। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ और 15 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। ये आप ट्रांस साइबेरियन रेलरोड जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे है ये यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर। ये आप यूराल माउंटेन देख सकते हैं। मॉस्को यहाँ पर है, जो यहाँ की इसकी राजधानी है, सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर बैरिंग सी आप याद रखिएगा, ये आर्कटिक ओशियन में ही है। आप इसको जब भी बैरिंग सी बस जब याद करिएगा तो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट में याद करिएगा, ताकि क्रम से आपको भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रहे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट साझा की। पहले यह 13 श्रेणियों में दी जाती थी, अब 3 श्रेणियाँ नई जोड़ गई हैं, जिसमें अब कुल मिलाकर 16 श्रेणियाँ हो गई हैं। अगर ओवरऑल समग्र की बात किया जाए तो प्रथम स्थान आईआईटी मद्रास का है, सेकंड स्थान आईआईएससी बेंगलुरु का है, थर्ड स्थान आईआईटी बॉम्बे का है। वहीं अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए, इसमें प्रथम स्थान आईआईटी मद्रास को फिर से प्राप्त हुआ है, सेकंड स्थान आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है, थर्ड स्थान आईआईटी बॉम्बे को प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, जिसको अभी 3 श्रेणियाँ जो शामिल की गई, उसमें से एक ये भी है, इसमें इग्नू को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र में प्रथम स्थान एम्स को प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हम एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसको 29 सितंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय, जो वर्तमान इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय है, द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसे उच्च शिक्षा संस्थानों में, ये उच्च शिक्षा संस्थान जो होते हैं, इनको रैंकिंग प्रदान करने के लिए पहला प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से था। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट के कुछ नेम हैं, इस्टेब्लिश ईयर है, सिटी है, स्टेट है। ये जितने भी 7-8 जो भी इंस्टीट्यूट हैं,
ये कहीं ना कहीं यूपीएससी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सुमेलित या मिलान करने को आपको दे देते हैं क्वेश्चन, तो आप स्टेब्लिश ईयर के साथ, लोकेशन के साथ इस नोट को आप याद रखिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, न्यू दिल्ली में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, ये करनाल में है, हरियाणा में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी पीसीएस वाले को थोड़ा ध्यान दें, यूपी में कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इस्टेब्लिश है उसको आप रट लें। इसकी स्थापना 1916 में वाराणसी में हुई थी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश वालों पीसीएस के लिए, 1889 में बरेली में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1909 में बेंगलुरु में हुई थी। आईआईटी बॉम्बे 1958 मुंबई में। आईआईटी मद्रास 1959 चेन्नई में। आईआईटी दिल्ली 1961 न्यू दिल्ली में। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 अगस्त 2024 से अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? रणजीत सिंह संधू, विनय मोहन क्वात्रा, एस जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला। अगर आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर है विनय मोहन क्वात्रा, जो रणजीत सिंह संधू का स्थान लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं भी। इसमें आपने एक वर्ड देखा है भारतीय राजदूत, ये राजदूत आखिर में होते क्या हैं? और एक वर्ड आपने एक और सुना होगा, उच्चायुक्त, इसको बोलते हैं हाई कमीशन, इसको बोलते हैं एम्बेसडर। अगर इसे देखा जाए तो एम्बेसडर राजदूत किसी विदेशी देश में देश के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, प्रतिनिधि के रूप में, देश के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। और ये सर्वोच्च राजनीतिक पद, सर्वोच्च राजनयिक पद उन्हें प्राप्त होता है। ये मेजबान में देश में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री या सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें गैर राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्त किया जाता है और इन्हें राष्ट्रमंडल देशों में। इनके बारे में ये राजदूत और ये दोनों में एम्बेसडर प्लस हाई कमीशन के बारे में विस्तृत जानकारी एक अलग क्लास में अपलोड कर दी जाएगी जल्दी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है? 2030, 2025, 2047, 2070। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, विकसित भारत @2047। इसमें कहा गया भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ में ही औसत पर कैपिटा इनकम 18,000 यूएस डॉलर की हो जाएगी। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था 3.9 ट्रिलियन डॉलर की है। यह अपडेट 24 जुलाई 2024 तक की है। फिस्कल ईयर 2024-25 तक भारत जापान को पछाड़ते हुए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ। यहाँ पर केवल एग्जाम से संबंधित तथ्यों को ही रखा जाएगा। इसका आंसर 2047। यहाँ पर कुछ और डेट हैं, इसको ध्यान में दे देते हैं। 2030 तक भारत को मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 2025 तक टीबी को जड़ से ख़त्म करना है। 2047 तक अभी बताया 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। 2050 यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ये 2070 होगा। COP26 आपको पता है नवंबर 2021 में हुआ था। इसमें एक लक्ष्य टारगेट रखा गया था नेट जीरो का, जिसे भारत ने 2070 तक भारत प्राप्त करने का टारगेट रखा हुआ है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन डला हुआ है ये केबीसी में केबीसी का सीजन चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था 25 लाख का। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर पता है और 25 लाख रुपए जीत सकता था। और आंसर इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। महाभारत के अनुसार किस देवता ने अंबा को एक माला उपहार में दी और कहा कि जो कोई भी इसे पहनेगा वही भीष्म को मारने वाला होगा? भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय, भगवान इंद्र, भगवान वायु। ये क्वेश्चन एसएससी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पीसीएस में कभी कभी ये क्वेश्चन केबीसी से आ जाते हैं। इसका आंसर भगवान शिव है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 8, नील कुरंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्या वर्गीकरण है? संकटग्रस्त, अति संवेदनशील, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, कम चिंता। आईयूसीएन ने हाल ही में अपनी रेड लिस्ट में इसे अति संवेदनशील वल्नरेबल के श्रेणी में रखा हुआ है। यह यूपीएससी, पीसीएस व एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे आप कोशिश कीजिएगा कि रट जाइएगा। आप डायरेक्ट को आपको नील कुरिंजी का हम दर्शन कराते हैं। ये रहा नील कुरिंजी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये फूल है। नील कुरिंजी का अर्थ फूल होता है। परिपक्व होने पर फूलों का हल्का नीला रंग नीले रंग में बदल जाता है। फूलों के कारण ही नीलगिरी पर्वत श्रृंखला को यह नाम मिला है। इससे आपको पता चलता है कि यह नीलगिरी पर है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर उगता है। इस पौधे का नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है, जो केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैंने पीपीटी बनाई है। साइलेंट वैली, आप इसको छोटी छोटी चीज़ें रट जाइएगा। केरल में है ये, जहाँ यह पौधा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आमतौर पर 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। सभी नील कुरिंजी प्रजातियाँ पश्चिमी घाट के 16 वन की स्थानिक प्रजातियाँ हैं। फूलों का खिलना 12 वर्ष में एक बार होता है, क्योंकि फूलों के परागण के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। यह आखिरी बार 2006 में खिला था। इसको नेक्स्ट टाइम 2018 में खिलना था, जंगल में आग लग जाने के कारण नहीं दिखा था। तमिलनाडु की पालियान जनजाति आयुगणना के लिए नील कुरिंजी फूलों का उपयोग करती थी। अब हम आईयूसीएन के बारे में जान लेते हैं। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में की गई। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसने 1964 में रेड लिस्ट को अपनाया, जिसमें प्रजातियों की वैश्विक विलुप्ति जोखिम पर दुनिया का सबसे व्यापक डेटा स्रोत बन गई है, जो 9 वर्गीकरण में इसको रिपोर्ट को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ 7 होंगे, 2 और हैं, लेकिन वो डाटा अवेलेबल ना होने के कारण उसको हमेशा शो नहीं करते हैं। इससे 7 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्रम। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, अफ्रीका में मंकी पॉक्स प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के लिए किस संगठन ने एक आपात बैठक बुलाई है? संयुक्त राष्ट्र, WHO, अफ्रीकी संघ, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इंग्लिश में थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। जब भी WHO कोई आपातकालीन बैठक बुलाता है तो ऐसे ही नोटिस जारी करता है कि इस परिप्रेक्ष्य में बैठक बुलाई जा रही है। तो ये लाइन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल जेनेटिक बीमारी है। आप ये वायरल जेनेटिक बीमारी, ये लाइन टू लाइन इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि मंकी पॉक्स है। ऑप्शन 1, 2, 3, इसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, तो आप इसको वायरल जेनेटिक बीमारी इसे रट लीजिएगा। इसमें चेचक के समान लक्षण प्रदर्शित होते हैं, हालांकि यह चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर है। 1958 में मंकी पॉक्स नाम दिया गया, क्योंकि ये बंदरों में खोजा गया था। इसमें लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है। इसका संचरण मंकी पॉक्स वायरस ज़्यादातर जंगली जानवरों से होता है। इसमें मानव से मानव संचरण भी होता है। अपर्याप्त पका हुआ मांस खाने से होता है। इसका संचरण टीकाकरण या प्लेसेंटा के माध्यम से हो सकता है, यानी कोई मादा अगर इससे मंकी पॉक्स से संक्रमित है और बेबी को जन्म देती है तो इसमें भी ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अफ्रीका के 15 देशों से अधिक देशों में यह मामला देखा गया है। ये अफ्रीका में आउटब्रेक के रूप में आया है। ये मामले वहाँ भी देखे गए हैं जहाँ कभी इसके कोई पुष्टि नहीं हुई थी। जैसे केन्या में अभी तक इस मामले की कोई पुष्टि नहीं हुई थी, वहाँ भी ये मामले देखे गए हैं। अब न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान और यूरोप में भी कुछ इसके केसेस उभर कर सामने आ रखे हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अपने का आंसर है WHO। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में कुछ हम तथ्य देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया USA में है। WHO, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अफ्रीका यूनियन, इसकी स्थापना 1963 में। हेडक्वार्टर इसका आदिस अबाबा में, अबाबा जो इथोपिया में है। इसमें कुल अफ्रीका यूनियन में 55 देश हैं। हाल ही में भारत के जता में हुआ G20 सम्मेलन, जिसमें अफ्रीका यूनियन को इस संघ में शामिल कर लिया गया है। हालांकि ये कहलाएगा G20, लेकिन इसमें देश होंगे 21। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1946 को हुई थी। ये अटलांटा
यूएसए में है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन, किस संस्थान ने नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र सी नर्मदा की स्थापना की है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास। सी नर्मदा। इसकी स्थापना का उद्देश्य जो है, नर्मदा नदी के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले उन सभी गतिविधियों का मूल्यांकन करना, जिससे नर्मदा नदी और उसके आसपास के तंत्र को प्रभावित होती है, जो चाहे मानव गतिविधियां हो या खनन हो या किसी अन्य गतिविधियां, सभी का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। इसका विकास आईआईटी गांधीनगर ने किया है। इसमें इसका सहयोग आईआईटी इंदौर व जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। आइए हम नर्मदा नदी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे आपको यहाँ से देख सकते हैं विजुलाइज, नर्मदा अमरकंटक हिल से निकलती है, जो मैकाले पर्वत पर स्थित है। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से 3 राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी जिसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में काम करती है। यह मैकाले पर्वत के अमरकंटक शिखर से अपने उद्गम से 1312 किलोमीटर के पश्चिम में या खंबात की खाड़ी में बहती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से पूरी इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर की है। ये खंबात की खाड़ी में गिरती है जाकर। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसकी सहायक नदियों में दाहिनी ओर से प्रमुख सहायक नदियां हैं। आप यहाँ से, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। आप हिरन, बरना, कोलार, द्रसांग, मान, उरी, हटनी और ओरसांग है। प्रमुख बाई सहायक नदियां बरनर, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटा तवा, कुंडी, गोई और करजन है। अब जल शक्ति मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 21 मई 2019 को हुई की गई। इसका गठन इससे पहले जल संसाधन, नदी विकास प्लस पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर किया गया है। चलिए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सितंबर से लेकर अब तक के अपडेट, अब तक जो भी करंट अफेयर्स में अपडेट हुए हैं, उसका यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा। डेली 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो एग्जाम के प्रवेश से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप ये सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना मत भूलना। पहला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने सितंबर 2023 में अपना पहला वाटर एम्बुलेंस लॉन्च किया? केरल। किस भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर नामिता गुप्ता। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है केरल। कौन सा संगठन सितंबर 2023 में भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के पायलट परियोजना शुरू करने वाला योजना बना रहा है? आरबीआई। सितंबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली सागर शक्ति नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की? इंडोनेशिया। इस वीआईपी मार्क कर लीजिए। चंद्रयान 3 मिशन के सफल संचालन के बाद भारत ने चंद्रमा के किस ध्रुव पर पहला रोवर उतारा? दक्षिण ध्रुव। किस भारतीय राज्य ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना की शुरुआत की? बिहार। एशियन डेवलपमेंट बैंक 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इस राज्य में बनाने जा रहा है? तमिलनाडु। भारत ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? न्यूजीलैंड। भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? जया वर्मा सिन्हा। अभी कुछ महीनों तक यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी व अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जाएगी, और पीसीएस को ध्यान में रखते हुए एक अन्य सीरीज चलाई जाएगी, जहां एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जीएस टॉपिक को कवर किया जाएगा। हमारा आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब की हैंडल आईडी है @IAS प्रथम। इसकी पीपीटी और पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमें @प्रथम IAS ऑफिशियल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर स्कैन कर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।